आदाब नमस्कार। पब्लिक इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। आपको ये पता है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का सिर्फ एक एजेंडा है कि किस तरह से जातियों में बांटें, किस तरह से मजहबों में बांटें और इस बांटने की राजनीति करके राजनीतिक रोटियां अपनी सेकें, सत्ता पर काबिज रहें। ये हमेशा से एजेंडा रहा है आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का। आरएसएस ने तो 100 साल पूरे कर लिए हैं और भारतीय जनता पार्टी अब तक सबसे मजबूत स्थिति में है क्योंकि 12 साल से वो सत्ता में है और आरएसएस भी उसी के साथ अपने सबसे मजबूत स्थिति में है। आप देखें कि वो किस तरह का अपना जो उनका एजेंडा है, जो उनका प्रोपेगेंडा है, जिसको उन्होंने कभी छिपाया नहीं है, उस पर पूरी तरीके से फुल फ्लेजेडली वो काम करते हुए नजर आ रहे हैं। मुसलमानों को तो उन्होंने देश का एक परमानेंट दुश्मन बना ही दिया है। चाहे आप देखें कि उनकी मस्जिदों को, मदरसों को किस तरह से निशाना बनाया जा रहा है, एक ओपन फील्ड बना दिया गया है और ऐसा लगता है कि कोई भी कभी भी कहीं पर भी उस पर डिस्प्यूट क्रिएट कर सकता है और वो मस्जिद या मदरसा इलीगल कहकर वो बुलडोज की जा सकती है। और आप राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर तमाम जगहों पर ये होता देख रहे हैं। उसके अलावा लिंचिंग से लेकर और तमाम तरह के जो जुल्म सितम है वो मुसलमानों पर हो ही रहे हैं। इस सब के बीच अभी हाल ही में एक घटना हुई है। आपको पता है कि हेमकुंड साहिब जो है, जो उत्तराखंड में है, जिसको ये कहा जाता है कि वो हाईएस्ट गुरुद्वारा इन द वर्ल्ड है और वो किस तरह से सिखों के लिए वो सेक्रेड प्लेस है, वहां की यात्रा बाकायदा तौर पर की जाती है। जब निहंग जो है वो जब जा रहे थे पंजाब से उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश की जो बॉर्डर है उससे, जब वो हेमकुंड साहिब के लिए एंटर हो रहे थे, एक होटल में जब वो रुके हुए थे बाहर कुछ खाना खाने के लिए, उनकी वहां के स्थानीय लोग जो हैं उनसे उनकी झड़प होती है। झड़प बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, हाथापाई खून खराबे तक पहुंच जाती है और ऐसे में 4 निहंग जो हैं उनको गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने, जिसको लेकर निहंग निहंग जो है वो काफी गुस्से में नजर आए। अभी ये बताया जा रहा है कि उनके वो गुस्सा जो है वो शांत हो गया है, लेकिन अभी भी जिन 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था उनको अभी भी छोड़ा नहीं गया है। तो मामला शांत हो गया है, लेकिन अभी भी किसी भी वक्त भड़क सकता है। इसको इस तरह से भी देखा जा रहा है कि आने वाले जो पंजाब इलेक्शन है, क्या उसमें हिंदू वर्सेस सिख करने की क्या कोशिश की जा रही है। आपको पता है आम आदमी पार्टी की वहां सरकार है, राज्यसभा के एमपी तोड़ लिए गए हैं, लेकिन उसके बाद भी पंजाब एक ऐसा स्टेट है जहां पर किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जो दाल है वो गल नहीं रही है। तो ये क्या किसी तरीके से किसी प्रोपेगेंडे का हिस्सा हो सकता है? कुछ विश्लेषक इस तरफ भी जाते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरा, आपने देखा था हरियाणा से लेकर जो वेस्टर्न यूपी का इलाका है, वहां आप देख रहे हैं लगातार कि कैसे जाट वर्सेस नॉन जाट किया जा रहा है और उसके जरिए भी राजनीतिक रोटियां भारतीय जनता पार्टी अपनी सेक रही है। आप सज्जाद नुमानी को आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, इस्लामिक स्कॉलर हैं, काफी मशहूर इस्लामिक स्कॉलर हैं। उन्होंने हाल ही में एक बयान दिया। उन्होंने ये कहा कि जाट अपने आप को हिंदू नहीं मानते हैं, सिख हिंदू नहीं होते हैं, बौद्ध हिंदू नहीं होते हैं और इसी तरीके से कई और अलग अलग उन्होंने सेक्स के नाम लेकर ये कहा कि ये अपने आप को हिंदू नहीं मानते हैं। आपको ये पता ही है कि पुष्पेन जी को आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, पुष्पेन जी और उन जैसे लोग अलग जाटलैंड की बात वो करते रहे हैं। जाटों को वो लगातार ये कहते रहे कि जाट जो है वो हिंदू नहीं है, वो सिक्खी की तरफ जा सकते हैं। और ये आरएसएस का जो एक पूरा एजेंडा है, अभी आप देख रहे हैं कि भले ही वो कहते हो कि 80% जो है उनको एक तरह से एकजुट किया जाए, लेकिन आपको पता है कि आरएसएस में आरएसएस सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणवाद का एक अड्डा है, इसके अलावा कुछ नहीं। वरना आप देख लीजिए जो उनके तमाम अब तक के जो हेड्स हुए हैं या इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर हैं, वो कौन है? वो तमाम अपर कास्ट हिंदूज हैं। कभी उन्होंने ओबीसी या फिर दलित या आदिवासियों में से किसी को क्या आप आरएसएस का हेड बनाया है? नहीं। तो ना सिर्फ जाट और सिख और बौद्ध, बल्कि एससी और एसटीज जो हैं वो भी अपने आप को हिंदू नहीं मानते हैं और यही बीजेपी का एजेंडा है। यही बीजेपी जिस पर काम करे, इसमें वो कामयाब भी हुई है कि कैसे इन लोगों को भी हिंदू बनाया जाए। आज इसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। आज इसी पर हम बात करेंगे कि आखिर ये देश में जो विभाजन की पूरी ये राजनीति हो रही है, जिसमें मजहबों में, जातियों में पूरी तरीके से इसको बांटा जा रहा है, ये आखिर किस तरफ जा रहा है और ये कितने खतरनाक मोड़ पर है? क्या आरएसएस का जो पूरा प्रोपेगेंडा है क्या वो बेनकाब हो रहा है और क्या ये इतना आगे बढ़ सकता है कि आने वाले पंजाब और उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में भारी नुकसान
उठाना पड़ सकता है बीजेपी को। मेरे साथ किसान लीडर, पॉलिटिकल एनालिस्ट पुष्पेंद्र चौधरी जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। आपको ये पता है कि पुष्पेंद्र जी इस मामले पर लगातार बोलते रहे हैं, लिखते भी रहे हैं और वो पढ़ते तो हैं ही। पुष्पेंद्र जी, बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद धन्यवाद। पुष्पेंद्र जी, मेरा पहला सवाल कि हमने एक घटना देखी कि किस तरह से निहंग जो है, आप उनके जरिए उठाए गए कदमों को अच्छा बुरा दोनों कैटेगरी में आप रख सकते हैं। कुछ लोग कह सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की जो समस्या है वो उन्होंने पैदा की, क्योंकि उन्होंने तलवारें वगैरह निकाली जो वो रखते हैं लीगली अपने पास, और उसके बाद वहां पर इस तरह की पोजीशन जो है वो पैदा हुई। लेकिन क्या आप इसको पंजाब के इलेक्शन से किसी तरह से जोड़कर देख रहे हैं? क्योंकि मैं देख रही थी उत्तराखंड में जो लोग हैं वो एक तरह से ये कह रहे हैं कि सबक सिखाने की बात, और इस तरह की कुछ बाइट्स मैंने देखी थी। कैसे देख रहे हैं आप इसको और आने वाले उत्तर प्रदेश और पंजाब के इलेक्शन को, और खासतौर पर जाटों, बौद्ध, सिख और इन सब की जो 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 एक तरह से रूपरेखा मैंने फिलहाल यहाँ पर रखी है उसको लेकर? देखिए गुजरा जी, ये बहुत बड़ी पॉलिटिक्स जो है आरएसएस पिछले 100 साल से, जब से आरएसएस 1925 में बनी, वो लगातार धार्मिक विभाजन के आधार पर जो है राजनीति ताकत को प्राप्त करने की जो उनका सारा प्लान है उसको एग्जीक्यूट वो करते चले आ रहे हैं। और मैंने काफी बार इस बात को उजागर किया है, और आपके चैनल पे भी मैं, अगर ये वी और अ नेशनहुड डिफाइंड, ये जो पुस्तक है, ये गोलवलकर जो इनके आइडियोलॉजिकल गुरु माने जाते हैं, और ये पुस्तक इनकी एक तरीके से जिसको कहते हैं बाइबल है, आइडियोलॉजिकल बाइबल। इसमें ये बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि हिंदुस्तान केवल हिंदुओं का स्थान है, हिंदुओं के फलने फूलने का स्थान है। और इसमें बाकी लोग जो चैप्टर मैं कोट भी कर सकता हूँ, चैप्टर 5 में क्लियरली इन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान इज द लैंड ऑफ द हिंदूज एंड इज द टेरा फर्मा फॉर द हिंदू नेशन अलोन टू फ्लरिश अपॉन। और अगले पेज पे कहते हैं कि भाई बाकी जो लोग हैं जो हिंदू नहीं है उनको फॉरेन रेसेस ये कहते हैं। द फॉरेन रेसेस इन हिंदुस्तान मस्ट ईदर अडॉप्ट द हिंदू कल्चर एंड लैंग्वेज, यानी हिंदू कल्चर और लैंग्वेज को जो भी विदेशी हैं वो अपना लें। मस्ट लर्न टू रेस्पेक्ट एंड होल्ड इन रेवरेंस हिंदू रिलीजन, और हिंदू रिलीजन की जो है इज्जत करें। और मस्ट एंटरटेन नो आइडिया बट दोज ऑफ द ग्लोरिफिकेशन ऑफ हिंदू रेस एंड कल्चर। हिंदू रेस और कल्चर की के गुणगान करने के अलावा कोई आइडिया उनके मन में नहीं आना चाहिए। और आगे कहते हैं कि ऑफ द हिंदू नेशन एंड मस्ट लूज देयर सेपरेट एग्जिस्टेंस टू मर्ज इन द हिंदू रेस। और अपनी जो अलग पहचान है, चाहे वो सिखों की हो या बौद्धों की हो, जैनियों की हो, या जो है अन्य लोगों की, मुसलमानों की तो विशेषकर, इन सबको जो है अंततः हिंदू फोल्ड में ही आना चाहिए। और आगे इन्होंने ये भी बात कही है कि अगर जो है ये नहीं ऐसा करते हैं और में स्टे इन द कंट्री, अगर ये मर्ज नहीं होते हैं तो देश में तो रह सकते हैं, लेकिन होली सबॉर्डिनेटेड टू हिंदू नेशन, हिंदू नेशन के नीचे इनको रहना पड़ेगा। क्लेमिंग नथिंग, कोई क्लेम इनका नहीं बनेगा। डिजर्विंग नो प्रिविलेजेस, इनके कोई विशेषाधिकार नहीं होंगे। फार लेस एनी प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, विशेषाधिकार तो इनको मिलेगा ही नहीं। नॉट इवन सिटीजन्स राइट्स, यानी कि इनके जो राइट्स हैं वो सिटीजनशिप के भी छीने जा सकते हैं। ये स्पष्ट रूप से कोई भी जाकर के आपके दर्शक इस किताब को, जो इनके गोलवलकर दूसरे नंबर के इनके जो आरएसएस के संघ प्रमुख हुए थे, उन्होंने इस किताब को लिखा था 1939-40 में किताब आई थी। तो ये इनकी फिलॉसफी है कि इन्होंने सब लोगों को या तो हिंदू फोल्ड में लाना है, या फिर हिंदू फोल्ड से जो अलग है उनको सेकंड क्लास का सिटीजन बनाना है। ये प्रोजेक्ट इनका 1925 से लगातार चलता चला रहा है। बाद में इन्होंने बीच में रियलाइज किया कि भाई बिना पॉलिटिकल ताकत के हम इसको अचीव नहीं कर सकते, तो इन्होंने पॉलिटिकल ताकत भी येन केन प्रकारेण जो है हासिल कर ली। और संविधान को धता बताते हुए, संविधान को किनारा करते हुए ये इस प्रोजेक्ट पर लगातार आरएसएस चल रहा है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि आरएसएस के ऊपर प्रश्न भी उठाए, जो हरियाणा इसके कर्नाटका के गृह मंत्री है प्रियंक खड़गे जी, उन्होंने कहा भाई आपका रजिस्ट्रेशन दिखाइए, आप सारे देश से कागज मांगते हैं, विशेषकर मुसलमानों से कहते हैं आप विदेशी हो, फलाने हो, ढिमके हो, पाकिस्तान चले जाओ, बांग्लादेश चले जाओ। तो आप ये सब बातें जो कर रहे हैं, आप खुद अपने कागज बताइए, आपका रजिस्ट्रेशन कहाँ है? आप इतनी बड़ी संस्था अपने आप को बताते हैं।
आप ये भी कहते हैं 3 दिन में हम लोग इतनी फौज मोबिलाइज कर सकते हैं जितनी जो है जो हमारी इंडियन आर्मी है या इंडियन आर्म्ड फोर्सेस मोबिलाइज नहीं कर सकती। तो ये देश में बहुत बड़ा एक जो कहते हैं कि एक जो है नाग की तरह एक संस्था जो है तैयार हो गई है, जो सारे अपना विश्व वमन कर रही है चारों तरफ, और उसी के सीक्वेंस में ये सिखों को बहुत दिनों से आइसोलेट करते चले आ रहे हैं। सिखों को ये बार बार कहते हैं, सिख कहते हैं भाई हम हिंदू नहीं है, और सिख अलग पंथ है, अलग धर्म है। उसके बावजूद भी बार बार ये कहते हैं नहीं नहीं ये हमारा ही एक अंग है। और इन्होंने 1880 के बाद जो दयानंद सरस्वती आए थे, और उन्होंने जो आर्य समाज का कॉन्सेप्ट यहाँ पूरे इलाके में चलाया था, पंजाब जो जॉइंट पंजाब होता था, पाकिस्तान प्लस यहाँ पर वाला दिल्ली बॉर्डर तक आता था, उसका हरियाणा, हिमाचल और एग्जिस्टिंग पंजाब जो हमारे यहाँ का है, उसको सबको जोड़ करके जो एरिया था उसमें इन्होंने एक्टिविटी की थी। उसमें इनका यही था फार्मूला कि हिंदूवादी ताकतों को कैसे मजबूत करना, और बाकी तमाम चाहे सिख हो चाहे मुसलमान हो या अन्य हो उनको कैसे कमजोर करना। उसी कड़ी में अब ये जो हेमकुंड साहिब है ये बहुत पवित्र जो है इनका तीर्थ स्थल सिखों का माना जाता है, जो उत्तराखंड में है। अब यहाँ पर लगातार सैकड़ों वर्षों से वहां पर यात्रा चलती है इनकी। तो जब यात्रा चलती है उस दौरान जब सिख भाई अपने निहंग भाई वहां जा रहे थे, कहीं इनका कोई विवाद हुआ, उसमें विवाद में जो है हाथापाई की गई, उनको सराउंड कर दिया गया। ऐसे वीडियो हैं इंटरनेट पे अवेलेबल है कि भाई उनको घेर लिया, लाठी डंडे लेकर के आ गए और धक्का मुक्की उनके साथ की गई। और एक आई विटनेस अकाउंट पे थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था, वो वहीं का व्यक्ति है जो गाड़ी चलाता है वहां का, उसने बताया भाई मैं वहां मौजूद था और ये कुछ नहीं कह रहे थे, इन्होंने उनके साथ धक्का मुक्की की, उनके साथ मारपीट करने की कोशिश की। तब जो है रिएक्शन में जो भी आत्मरक्षा में आपस में झगड़ा हुआ, उसमें 4 निहंग भाइयों को वहां पर जो है इन्होंने, निहंग सिंहों को वहां पर अरेस्ट कर लिया, जो है एफआईआर दर्ज करके या जैसा भी है। और उसके विरोध में ये कई दिनों से प्रकरण चल रहा है। इसके विरोध में एक वहां पर गुरुद्वारा है, उसमें भी वो जाकर के बैठ गए थे कुछ दिनों के लिए, 2-3 दिन के लिए उनके और जो साथी निहंग सिंहों के थे। तो ये अभी इन्होंने समझा बुझा करके इनको पाउंटा साहिब, एक जगह हिमाचल और इसके बॉर्डर पे पड़ती है उत्तराखंड के, वहां पर ये बैठे हुए हैं, वहां के एक बड़े गुरुद्वारे में। वो बड़ा गुरुद्वारा है, पुराना गुरुद्वारा है, वहां पर बैठे हुए उनका मांग है कि हमारे चारों निहंग सिंहों को रिहा किया जाए। और उसके बाद जो नैरेटिव सोशल मीडिया पर आरएसएस और संघी हैंडलों द्वारा चलाया गया, उसमें बहुत ही नीचतापूर्ण मैं कहूंगा और बहुत ही कायराना पूर्वक बातें कही गई, जैसा मुसलमानों के खिलाफ बातें, उनको लिंचिंग की या मारने पीटने की या गोली से उड़ा देने की तक की जाती है। और कुछ जो तथाकथित वहां के नेता हैं उन्होंने भी यहाँ तक बातें की कि भाई इनको जो है हम ऑपरेशन ब्लू स्टार सन 84 याद दिला देंगे, उस तरह की बातें करेंगे, तो नस्ल खुशी तक की बातें कही गई। तो बहुत ही सेंसिटिव मैटर है, और इसके ऊपर संज्ञान लेकर के तत्काल ऐसे एलिमेंट्स को गिरफ्तार करके जेल में डालने की आवश्यकता है। और मैंने देश को और इन संघी एलिमेंट्स को भी बहुत स्पष्ट कर दूं और आपके माध्यम से चेतावनी भी दे दूं, सिंह जो है, जो पंजाबी हैं, सिख हैं, निहंग भाई हैं, निहंग सिंह हैं, ये सारे के सारे जो है इनका जाटों के साथ बहुत जबरदस्त खून का रिश्ता है, भाईचारा है। कोई भी व्यक्ति इनके ऊपर हाथ डालने की हिम्मत या जुर्रत ना करे। मैं बहुत चेतावनी दे रहा हूं स्पष्ट रूप से। ये शांतिपूर्ण तरीके से आते जाते हैं अपने यहाँ, इनको जाने दिया जाए। लेकिन अगर आप इनसे इलझने की कोशिश करोगे, इन्हें दबाने की कोशिश करोगे या इन्हें चेतावनी दोगे कि भैया इन्हें मार दिया जाए या इनको शूट कर दिया जाए, इस तरह की बातें जो आप कर रहे हैं ये बिल्कुल ना करें। जाट मजबूती से अपने सिख भाइयों के साथ, निहंग भाइयों के साथ सारे देश का जाट खड़ा हुआ है, क्योंकि जाटों का जो खून है और सिखों का जो खून है वो एक ही खून है। इस बात को जो है भूले नहीं कोई भी व्यक्ति। मैं इसको चेतावनी के रूप में देना चाहता हूँ। अब आते हैं ये पंजाब वाली घटना से। देखिए, जो पंजाब की जो राजनीति है वो भी निश्चित रूप से इस चीज से जुड़ी हुई है। जब से किसान आंदोलन हुआ है तब भी 13 महीने तक यहाँ बैठे रहे, और 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए, उसमें बहुत सारे सिख भाई भी हमारे शहीद हुए। और उससे पहले से ही कुछ जो आइडियोलॉजी है बीजेपी की, वो सिखों को अलग ना मानना, धर्म में मतलब हिंदुत्व की चादर की तरह ही उनको भी रखना, इससे बड़ी नाराजगी एक रहती है। इस नाराजगी का भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से जो है ये पॉलिटिकल जो पंजाब में अभी चुनाव भी हैं कुछ 6-7 महीने के बाद,
तो ये चाहते हैं कि वहां पर भी सिख बनाम हिंदू हो जाए और हिंदुओं की कम से कम वोट हम ले लें। भाजपा वालों का प्लान है। यही प्लान इनका जाटों के खिलाफ रहता है हरियाणा में। हरियाणा में लगातार 35 बनाम 1 का नारा इनके खुद जो पूर्व विधायक हैं, सांसद हैं, देते रहे कि साहब 35 बिरादरियां एक तरफ हो जाओ, क्योंकि समाज में कहा जाता है 36 बिरादरियां होती है, और जाटों को अलग कर दो और सत्ता पे काबिज हो जाओ। अरे भैया, जाटों को आप अलग नहीं कर सकते। जाट तो कम से कम जो है, और जाट के बारे में मैं बता दूं, जाटों को ये बार बार कहते हैं ये हिंदू है। अरे भाई, जाट सन 1200 तक, अगर आप ये हिस्ट्री ऑफ द जाट्स, ये किताब है, मैं रेफरेंसेस से आज लेकर के बैठा हूं ताकि किसी को बहुत ज्यादा जो है देखना समझना हो तो देख सकता है। हिस्ट्री ऑफ द जाट्स में ये 1925 में के आर कानूनगो की किताब है। ये पहले चैप्टर में ही पहले दूसरे पेज पे इन्होंने कहा है कि सन 1200 तक जाट जो इस पूरे इलाके में पश्चिम यूपी, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, यहाँ सब बसे हुए थे, ये जाट ही थे। कबीलाई इनका स्ट्रक्चर है सारा सारा। खाप खेड़ा खेत में ये विश्वास करते हैं उसकी फिलॉसफी में। और ये कोई जो है ना हिंदू में थे या किसी और में थे, लेकिन धीरे धीरे बाद में कुछ ये जो है मुस्लिम धर्म में भी गए, बाद में सिख धर्म आया, सिख में भी गए, और जो बचे कुचे हैं उनको हिंदुओं ने हिंदू धर्म में मान लिया। लेकिन अब जिस तरीके से 35 बनाम 1 की राजनीति इस सारे इलाके में चल रही है, वेस्टर्न यूपी में भी ये जाटों को आइसोलेट करने की कोशिश करते हैं, राजस्थान में करते हैं, हरियाणा में तो बिल्कुल प्योरली इनकी राजनीति वही चलती है कि भाई जाट अलग है। अरे जाट अलग है तो भैया हम हमारे पास तो ऑप्शन है, हम तो अपने सिख भाइयों के साथ चले जाएंगे, और 10-20 साल में आप देखना बहुत ज्यादा संख्या में जाट धीरे धीरे वहां पर जाना शुरू होंगे। ये 1880 के बाद भी हुआ था। ये मैंने जो है चौधरी चरण सिंह की एक लेटर है जो उन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी को लिखा था, मेरे पास है वो। उन्होंने साफ कहा है कि 1880 के बाद जाटों ने बड़ी संख्या में मुसलमान और सिख धर्म को अपनाया था, क्योंकि उनके प्रति एक नफरत समाज के अंदर जो है व्याप्त थी कहीं ना कहीं। उसके रिएक्शन में वो वहां गए। तो आज भी अगर इस तरह के आइसोलेशन करने की कोशिश की जाएगी तो ये बहुत बड़ा एक तबका जो जिसको अभी ये तथाकथित रूप से हिंदू कहते हैं, लेकिन हम लोग अपने आप को जो जाट हैं वो ना मंदिर जाता है ना ज्यादा कुछ मनाता है। तो सिख और मुसलमान धर्म में है, पाकिस्तान में ज्यादातर मुस्लिम धर्म में है, हिंदुस्तान में सिख धर्म में, और बाकी बच्चे कुछों को ये हिंदू धर्म में मानते हैं। पर ये बहुत बड़ा एक सामाजिक बदलाव भी आगे जाकर के हो सकता है। जी मेरा सवाल जी पुष्पेन जी की, लेकिन ये माना जाता है और कई मर्तबा ये देखा भी गया खासतौर पे 2014 के बाद कि जाटों ने भी बड़े पैमाने पे भारतीय जनता पार्टी को वोट किया। हरियाणा में भी ये क्लेम किया गया कि भले ही जाट वर्सेस नॉन जाट किया गया हो, लेकिन आखिरी वक्त में जाटों ने बीजेपी को वोट कर दिया। वेस्टर्न यूपी में भी कुछ हद तक इस तरह से ये माना जाता है, दूसरी जगहों पर भी। तो क्या आपको नहीं लग रहा कि जो एक तरह से आरएसएस और बीजेपी ने जिस तरह से जाटों को हिंदू धर्म में सम्मिलित किया, या फिर उस तरह की जो कोशिशें रही, या जाट अपने आप को जो हिंदू मानते हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ टिल्टेड हैं। आप जो बातें कह रहे हैं कि कुछ मुस्लिम धर्म में चले गए बहुत नस्लों पहले, या कुछ सिक्की की तरफ जा सकते हैं, जाट अपने आप को हिंदू नहीं मानते, लेकिन मेरा सवाल यह है कि इसको सिद्ध कैसे करेंगे आप? क्योंकि अभी के पॉलिटिकल हालात में तो ये परिस्थितियां अलग नजर आती हैं। क्या आपको लग रहा है कि आने वाला जो उत्तर प्रदेश का इलेक्शन है उसको लेकर क्या जाट कुछ बड़े पैमाने पर सोच रहे हैं, खासतौर पे वेस्टर्न यूपी की मैं बात कर रही हूँ? देखिए पुष्पा जी, ये कल्चरल जो चेंजेस होते हैं ये अचानक नहीं हो पाते, लेकिन जाटों के जो ग्रीवांसेस हैं वो भाजपा की 2014 में जो सरकार आई है उसके बाद से लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। और जाटों को जो अलग थलग करने की बात है या सिखों को अलग थलग करने की बात है, या दलित भाइयों को अलग थलग करने की बात है, मुसलमानों को तो ये टोटल ही दुश्मन मान के चलते हैं। ये इस पॉलिसी पर ये काम कर रहे हैं, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान तो इन्होंने कहीं ना कहीं हिंदुत्व के उसमें फोल्ड में इन्होंने ले लिया है। लेकिन ये जो मीडिया में जाटलैंड बताया जाता है, चाहे वेस्टर्न यूपी, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और ये सारा इलाका, इसको जाटलैंड आम भाषा में कहते हैं, कोई मेरा दिया हुआ शब्द नहीं है। इसमें इसमें अगर आप देखेंगी तो इन्होंने आते ही जाटों का आरक्षण खत्म किया। 2014 में कांग्रेस की सरकार ने जाटों को आरक्षण दे दिया था, और उसकी वजह से हमें बहुत बड़ा लाभ भी आगे जाकर के मिलता। हमारे बहुत सारे बच्चों के वहां पे एडमिशन भी हुए थे, नौकरियां भी सरकारी लग गई थी, वो सारे के सारे निकाल बाहर किए गए। और उसके बाद प्रधानमंत्री ने और बार बार अमित शाह ने हर एक चुनाव से पहले जाटों की बैठक दिल्ली में बुला करके आश्वासन दिया
एक बैठक में तो ये भी कहा मेरी मूछ का बाल आप रख लीजिए, मैं अब चुनाव के बाद आपको आरक्षण दूंगा, लेकिन आज तक आरक्षण नहीं दिया। उसके बाद जो तमाम जैसे किसान आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन में एमएसपी की मांग थी या कानून हमारे ऊपर 3 थोप दिए गए थे, उसमें किस तरीके से हमें खुद ही खालिस्तानी और पाकिस्तानी पता नहीं क्या क्या बताया गया, और दिल्ली के चारों तरफ हम पड़े रहे, 750 से ज्यादा हमारे लोग शहीद हो गए। वो एक बहुत बड़ी ग्रीवांस की घटना है। हमारा फौज में बहुत बड़ा भागीदारी रही है, देश की रक्षा करने में हम लोग अग्रसर रहे हैं, चाहे वो सिख रेजिमेंट हो, जाट रेजिमेंट हो, या तमाम और जो ये सारी कौम है, उसको भी ये खत्म कर रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे जो है उसमें अग्निवीर ले आए, 4 साल की नौकरी में कोई जाना नहीं चाहता, तो उससे फर्क पड़ गया। खेलों में देश का सम्मान बढ़ाने में जो काम जाटों ने किया है, उसमें किस तरीके से हमारी पहलवान बेटियों को के साथ पहले 10 साल से वो इनका सांसद जो है ब्रजभूषण शरण सिंह यौन शोषण करता रहा, उसकी शिकायत पर एफआईआर तक दर्ज नहीं होने दी, आंदोलन करना पड़ा, कैसे उनको बूटों से कुचला गया, वो सारे देश में देखा। तो ये तमाम ग्रीवांसेस जो है बढ़ते चले जा रहे हैं हमारे, जिसकी वजह से जो है, और ये 35 बनाम 1 का नारा देकर के बार बार सत्ता में आ रहे हैं हरियाणा में कि जाटों को अलग कर दो, जाटों के बच्चों को नौकरियों में बहुत जो है डिस्कार्ड किया जा रहा है, या प्रमोशन उनके नहीं रोक दिए जाते हैं, तो और फसलों की कीमत ये देना नहीं चाहते क्योंकि जाट आर्थिक रूप से मजबूत ना हो जाए। जबकि अगर आप देखें तो जो अन्न का कटोरा है, जो फूड ग्रेन की बास्केट है, वो यही इलाका है जो जाटलैंड का मैंने बताया। और यहाँ से जो है खेलों में भी सम्मान बढ़ता है और सारे देश की रक्षा करने का काम भी करते हैं। तो जाटों का जब इतना बड़ा सहयोग इसमें है, तो उनको अधिकार देने में आपको क्या आपत्ति है? लेकिन वो अधिकार नहीं दे रहे हैं, इस वजह से ग्रीवांस बढ़ता चला जा रहा है जाटों के मन में कि भाई ये सरकार हमें अपना नहीं मानती। हिंदुत्ववादी फोल्ड में कभी भी जो ब्राह्मणवादी हिंदुत्व है, उसमें कभी भी जाट फिट ही हुआ ही नहीं। भाई मैं आपसे प्रश्न पूछूं या सामान्य व्यक्ति से किसी जाट से पूछूं कि भाई क्या जाट ब्राह्मण होते हैं? जवाब है नहीं। क्या जाट क्षत्रिय होते हैं? जवाब है नहीं। क्या जाट वैश्य होते हैं? नहीं। क्या शूद्र होते हैं? नहीं। क्या दलित होते हैं? नहीं। तो भैया हमारा क्या स्टेशन है? आपकी वर्ण व्यवस्था में भी हम फिट नहीं हो रहे, क्योंकि हम जाट कबीलाई स्ट्रक्चर से धीरे धीरे 2 धर्मों में गए, लेकिन रिमाइंडर जो है, जो बाकी बचे हुए हैं, उनको इन्होंने अपने आप ही, ये 100-150 साल से प्रोजेक्ट चल रहा है, मैं आपको बताऊं 1880-85 के बाद से ये प्रोजेक्ट तेजी से चल रहा है इस देश के अंदर, और इन्होंने इसी तरीके से करते करते सत्ता पे भी काबिज हुए। ये डोमिनेंट कास्ट को जो दिल्ली घेर सकती है, जो इनके हिंदुत्व वाले प्रोजेक्ट को चैलेंज कर सकती है, वो जाट ही है। और किसान आंदोलन में किस तरीके से इनको झुकाया, इसलिए इनका बड़ा दर्द होता है। मैं इनके कई इंटरव्यूज देखता रहता हूँ, तो बड़े परेशान होते हैं। देखिए आप सिखों और जाटों के सामने किसान आंदोलन में झुक गए, अब आप लोगों ने निहंगों को वहां छोड़ दिया। निहंग तो तलवार लेकर के वहां घूम रहे थे, निहंग तलवार लेकर नहीं घूम रहे थे, वो उनके धार्मिक शास्त्र हैं, उनके साथ वो अपने हेमकुंड साहिब में धार्मिक यात्रा पे जा रहे थे, आपने उनके साथ वहां झगड़ा किया। और उनकी सीधी फिलॉसफी है कि भैया अगर कोई झगड़ा करेगा, आत्मरक्षा की बात आ जाएगी, तो उनको भी जब 50 आदमी घेर के खड़े हो जाएंगे, तो उनको भी अपनी आत्मरक्षा करनी पड़ेगी। लेकिन निहंग जो है, एक गुरु गोविंद सिंह जी के टाइम से, और वो सब फौज बनाई हुई है जो धर्म की रक्षा के लिए है, और उसका एक अपना एक कंडक्ट है, एक उनका एक इज्जत है समाज में। और जाट भी उनकी जो है बहुत इज्जत करते हैं, जो तथाकथित रूप से ये हिंदू जाट कहते हैं। सिखों में भी इनकी है, और सिख तो ये स्वयं है ही है, और बाकी लोग भी। तो मेरा कहना ये है कि जाटों के मन में ये ग्रीवांस धीरे धीरे बनते चले जा रहे हैं। इसी वजह से हमने कहा भाई तुम्हें हमसे इतनी परेशानी है, तो वेस्टर्न यूपी, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, ये सब मिलाकर के जो एरिया है, वो जाट लैंड, जिसको आम भाषा में कहा जाता है जाट्स ऑटोनोमस टेरिटरी, जेएटी, जाट्स ऑटोनोमस टेरिटरी के रूप में, जो शेड्यूल 6 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में हमारा अधिकार भी है, हम लेना चाहते हैं, हमें उसमें दे दिया जाए। अगर आपको हमें आपत्ति है तो हम उसको वहां से एडमिनिस्ट्रेशन इसका ऑटोनोमस तरीके से करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं सिख धर्म के खिलाफ है, मुसलमानों के खिलाफ है, दलितों के खिलाफ है, जाटों के खिलाफ है। अगर ये 4 बिरादरियां भी एकजुट हो जाती हैं दिल्ली के चारों तरफ, तो इनका हिंदुत्व का जो प्रोजेक्ट है वो फेल होता है। इसी वजह से इनके साथ ये कहीं ना कहीं आइसोलेशन का काम कर रहे हैं। लेकिन ये नीति इनकी ज्यादा दिन नहीं चलेगी। जाट इनको किसी हालत में भी जो है हिंदुत्व के प्रोजेक्ट को इस देश में लागू करने नहीं देगा। जी जी, बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि हिंदुत्व का जो प्रोजेक्ट है, अगर मेरी आवाज़ आप तक ठीक मिल रही है, कि हिंदुत्व का जो प्रोजेक्ट है, आप कह रहे हैं उसको नहीं चलने देंगे। नुमानी साहब ने जो बात कही है, पुष्पेन जी, आप उसको कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? वो ये कह रहे हैं कि
एससी, एसटीज, खासतौर पर ट्राइबल्स की उन्होंने बात की है कि वो हिंदू नहीं है, जाटों को वो कह रहे हैं कि वो हिंदू नहीं है, सिख तो जाहिर सी बात है एक अलग मजहब है, लेकिन कुछ लोग मैंने देखती हूँ कुछ ट्विटर पर जब से ये सरकार आई है इस तरह से भी अपने आप को लिखने लगे हैं हिंदू सिख, तो इस तरह से भी लिखते हैं कुछ अपने बायो में, मैंने देखा। तो ये कुछ लोग इस तरफ भी जाते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि इसको लेकर भी कुछ ना कुछ अंदर खाने चल रहा है, तभी इस तरह की बात हो रही है। और इसके अलावा उन्होंने लिंगायत से लेकर यानी कि सदर्न स्टेट जो है उसको लेकर भी उन्होंने बात कही है। तो क्या ये जिस तरह से जिन बातों को कहा जा रहा है, कुछ लोग ये कह सकते हैं देखिए कि चाहे जाटलैंड की बात हो, क्या आप बंटवारे की बात कर रहे हैं, ये कहा जा सकता है कि देखिए इन तमाम लोगों को हिंदू नहीं बता रहे हैं, तो देखिए किसी अपने एजेंडे पे ये काम कर रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है इसे दूसरी तरीके से देखा जाना चाहिए कि जो 80% को मोबिलाइज करने के बाद बीजेपी और आरएसएस करती रहती है, ये एक तरह से क्या उसका कोई तोड़ है, कैसे देखें इसको? देखिए, नोमानी साहब ने जो बात कही है, बात तो ये ग्राउंडेड है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जाट भी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है हिंदू फोल्ड के अंदर, जो हिंदू जाट तथाकथित बोलते हैं। सिख तो खैर है ही नहीं, और मुसलमानों में भी जाट है, वो भी अपने आप को भाई मुस्लिम धर्म से अटैच है वो, तो पाकिस्तान में उनकी संख्या बहुत ज्यादा मेजोरिटी में वहीं पर है। तो ये बात, और जो साउथ के हैं, साउथ में इसीलिए तो कभी भी हिंदुत्ववादी फोर्सेस की एंट्री नहीं हो पाई। और बाकी जो आपने लिंगायत और बाकी लोगों का नाम भी लिया, देखिए ये है क्या कि ये हिंदुत्व वास्तव में जो धर्म है, ये वास्तव में सवर्ण कुछ जातियों को ताकत देने का धर्म है, ये कोई बराबरी का धर्म भी नहीं है। इस धर्म में जाते ही आदमी या तो ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय होगा, वैश्य होगा, शूद्र होगा, उसके अनुसार उसका सामाजिक जो स्तर है, या उसकी जो ताकत है या कमजोरी है, या उसका जो स्टैंडर्ड है, वो नापा जाएगा कि भाई तुम कौन सी जाति से आते हो। तो हिंदुत्व के ऊपर वास्तव में ब्राह्मणों का कब्जा है, और ब्राह्मण सबको हिंदुत्व की चादर के तले ला करके एक्सप्लॉइट करते हैं और खुद काबिज हो जाते हैं, जैसा कि आपने आरएसएस के विषय में बताया। तो हिंदू वास्तव में देखा जाए तो उस तरह का धर्म नहीं है जिस तरह का ये बताते हैं। अब हिंदू से ज्यादा ये सनातन शब्द का इस्तेमाल करने लगे, तो हमें नहीं पता कि ये हिंदू शब्द ठीक है या सनातन शब्द ठीक है, जो भी हो, लेकिन ये एक तरीके की व्यवस्था है, सनातन हो या हिंदू, जिसमें ब्राह्मण इसका इस्तेमाल करके व्यवस्था का सबको एक्सप्लॉइट करने का और सबके ऊपर बैठने का काम एक दो जातियों को और लेकर के, क्षत्रियों में से कुछ जातियों को लेकर के करते हैं। यही मॉडल और फार्मूला, यही आइडियोलॉजी आरएसएस की है, यही मॉडल और फार्मूला बीजेपी का है। इसी के फोल्ड को चैलेंज जो कर देता है, जैसे जाट चैलेंज कर देते हैं, या सिख चैलेंज कर देते हैं, या मुसलमान चैलेंज कर देते हैं, या अन्य जो साउथ के लोग चैलेंज कर देते हैं, तो ये उनको देशद्रोही बता के या उनको आइसोलेट करके या बाकी समाज को उनके खिलाफ करके इनकी राजनीति चलती रहती है। अब जैसे हरियाणा का उदाहरण दूं, हरियाणा में ये 2-5 सीटों से ज्यादा एमएलए इनके कभी नहीं बनते थे, और अब 3 बार से इनकी सरकार बन रही है। इसका कारण केवल ये है कि नफरत फैलाने का काम, और जाट वर्सेस नॉन जाट करने का काम। महाराष्ट्र में ये मराठा वर्सेस नॉन मराठा कर देंगे, गुजरात में पटेल वर्सेस नॉन पटेल करके राजनीति करते हैं, यूपी बिहार में जो गंगा क्रॉस करने के बाद और पूरा बचता है, वेस्टर्न यूपी में तो मेजोरिटी से और मजबूती से जाट खड़े, लेकिन बाकी में और बिहार तक जो है, इसको अगर कहें जो यादव लैंड कह सकते हैं उसको, कि इसमें ये कहते हैं कि साहब यादव वर्सेस नॉन यादव कर दो। झारखंड और वहां पर जो है ये कर देते हैं कि भैया आदिवासी नॉन आदिवासी कर दो। तो ये एक समाज को के किसी बड़े और डोमिनेंट तबके को विलेन बता करके उसके खिलाफ बाकी जातियों को, बाकी धर्मों को एकजुट करना, और अपनी सत्ता के ऊपर काबिज होना, और सत्ता के माध्यम से मलाई खाना। राष्ट्रवाद भी इनका फर्जी है, जैसा आपने देख लिया कि जो 6 लोग शहीद हुए थे ऑपरेशन सिंदूर में, उनके नाम छुपाए रखे बहुत दिनों तक, बताए ही नहीं। अब बताएं उसके, ये कल इनका खुलासा हुआ है, तो इनका राष्ट्रवाद फर्जी साबित होता है। दूसरा, धर्म के नाम पर राम मंदिर में, जिसमें 500 साल का आप संघर्ष बता रहे हैं, उसके ऊपर कितनी बड़ी लूट चल रही है। उस कब से वो लूट चल रही है, 1990 से ही उसमें दान दक्षिणा आ रही है, कोई सोने चांदी रुपया पैसा सब आया, आपने उस स्थान को भी नहीं छोड़ा। इससे साबित होता है, और उसमें सारे आरएसएस के और बीजेपी के लोग हैं, और कोई बाहर के आदमी नहीं है। जो आरएसएस बीजेपी के नजदीकी लोग हैं, विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, वही उस लूट कांड में शामिल है। तो धर्म इनके लिए केवल लूटने का एक जरिया है। राष्ट्रवाद
और धर्म को मिलाकर के पॉलिटिकल ताकत एक्वायर करें, और उसमें जो भी इनको चैलेंज करे उसको आइसोलेट करें, उसको जो है धार्मिक रूप से और राष्ट्रवाद के खिलाफ बता दें। तो ये इनका ड्रामा चलता चला आ रहा है बहुत लंबे समय से, और इसको जाट बार बार चैलेंज करते रहते हैं, इसलिए जाटों के खिलाफ है, इसलिए सिखों के खिलाफ है, बाकी लोग के खिलाफ रहते हैं। लेकिन अधिक लंबे समय तक ये नहीं चल पाएगा। हमने इस बात को करीब 2 साल पहले उठाया था कि भाई आपको अगर तकलीफ है तो जाटलैंड अलग ऑटोनोमस स्टेट के रूप में हम मांग करते हैं, पश्चिम यूपी हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, पंजाब हो और दिल्ली हो। और अगर आप, मैंने यहां तक भी कहा था कि अगर आप हिंदू राष्ट्र की बात करोगे, आप कहोगे हम हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, तो आप संविधान को तोड़ रहे हो। संविधान को जब तोड़ दिया तो संविधान बनने से पहले जिसकी जो स्थिति थी, भाई यहाँ पर सिखों का भी राज था, मराठों का भी राज था, कहीं जाटों का राज था, कहीं और साउथ में तरह तरह के अलग अलग राज थे, उनको जोड़ करके संविधान के तहत हमने एक देश का निर्माण किया है। अगर वो संविधान बेसिक कागज जो है, और जो संविधान के तहत हम लोग एकजुट हुए हैं, सारे धर्मों के लोग एकजुट हुए हैं, यदि वो टूट जाता है, अधिकार समाप्त हो जाते हैं, तो वो सब लोग उसी पोजीशन पे पहुंच जाएंगे जो 1947 से पहले थी। फिर खुद सब लोग निर्णय ले लेंगे, सब फिर जाटलैंड में कहेंगे भाई हम जाटलैंड अलग बना लेते हैं, तुम अपना कहीं यादव लैंड बनाओगे, कहीं मराठा लैंड बनवा दोगे, तुम कहीं साउथ में साउथ वालों का बना दोगे। तो ये सारी चीजें, देश को मैं चेतावनी देना चाहता हूं आपके माध्यम से, देश को भिंड भिंड करने का, तोड़ने का इनका प्लान चल रहा है, और केवल इनको सत्ता की भूख है, पैसे की भूख है, अपने लोगों को सत्ता में बिठाना, मलाई खाने की भूख है। इसकी वजह से ये किसी के खिलाफ, कहीं नहिंगों की बेइज्जती करनी हो, या कहीं जाटों की बेइज्जती करनी हो, उनकी लड़कियों को एक्सप्लॉइट करना हो, या जो है मेडल देश की सुरक्षा से भी खिलवाड़ करना हो, अग्निवीर लागू कर देंगे। तो ये बहुत खतरनाक संस्था इस देश में चल रही है। आपके माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूँ, जी इसको यहीं पर समाप्त करने की आवश्यकता है, वरना देश को ये बर्बाद कर देंगे। बिल्कुल, जी आप बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं, गंभीर बात भी कह रहे हैं, और बहुत सारे लोगों को आपकी बहुत सारी बातों पर एतराज़ भी हो सकता है, आपत्ति भी हो सकती है। लेकिन आप अपनी बात को यहाँ पर रख रहे हैं। मेरा आखिरी सवाल आपसे पुष्पेन जी, सवाल मेरा ये है कि अ, कोई भी चीज़ जो है, क्योंकि लोकतांत्रिक निज़ाम है, अब जितना भी लोकतंत्र बचा है, कम से कम दिखावा तो है इलेक्शन होने का, वो दिखावा चल रहा है। अब तो आप देखिए कि पासपोर्ट को भी कह रहे हैं कि यात्रा का वो एक तरह का डॉक्यूमेंट है, कोई आपके लिए वो आप इस देश के नागरिक हैं, इसका आपके कोई प्रमाण पत्र नहीं है, वो अब ना जाने कौन सा डॉक्यूमेंट होगा जो ये करेगा तय। तो कुछ भी देश में किया जा रहा है, हर कुछ दिन के बाद एक नया कोई लतीफा आ जाता है, जहां देश की जनता को ही लाइन में वो लगा देते हैं। या तो आप वोटर अपने आप को साबित करें, देश का नागरिक आप अपने आप को साबित करें। ये पहली सरकार है कि देखिए क्या कुछ वो करती हुई नजर आ रही है, जिसने उन्होंने सत्ता में बिठाया उन्हीं से वो तमाम सवाल पूछ रही है। लेकिन सवाल फिर वही हो जाता है कि सत्ता परिवर्तन से ही इस लोकतांत्रिक निजाम में सब कुछ होगा। ऐसे वक्त में जब आरएसएस सबसे मजबूत, बीजेपी सबसे मजबूत नजर आ रही है, तमाम जो छोटी बड़ी पार्टियां हैं, आप देख रहे हैं कि कैसे उनके एमएलए को, एमपीज को खरीदा जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है, आंखों के सामने हो रहा है, पार्लियामेंट में क्या होता है वो सब हम देख रहे हैं। तो ये तमाम चीजें, ये जो आइडियोलॉजिकल बातें आप यहाँ पर कर रहे हैं, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल फिर कैसे होंगी? संक्षेप में अगर आप कह सकें। जी, देखिए मैं आपको बताऊं कि ये पार्टियों को इसलिए तोड़ रहे हैं क्योंकि लोकतंत्र में इनका कोई विश्वास नहीं है। मतलब धर्म में इनका विश्वास नहीं है, उसको धार्मिक रूप से लोगों को एक्सप्लॉइट करना है, राष्ट्रवाद का केवल प्रयोग वोट लेने के लिए करना है। और ये जो मैंने तीसरी चीज बताई, इसमें भी इनका कोई विश्वास नहीं है, लोकतंत्र में, संविधान में। तो इसीलिए इन्होंने कहा भाई अब क्योंकि हम हार सकते हैं तो हमने एसआईआर से वोट काटनी शुरू कर दी, और वोट भी मुख्य रूप से मुसलमानों की काटी जा रही है, या इनके विरोधी वोटों की काटी जा रही है। यूपी आएगा तो यादवों की, मुसलमानों की काट दी जाएगी। तो ऐसे कब तक लोकतंत्र चलेगा? और जो अखंड भारत की बात करते हैं, उसका भी मैं खुलासा आज आपके चैनल पे कर दूं, ये कभी भी जीवन में अखंड भारत नहीं बनाएंगे। कल को अगर पाकिस्तान, बांग्लादेश दोनों कह दें हम वापस आ रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं उसको उनको आने देंगे, क्योंकि उनको पता है कि 25 करोड़ जनसंख्या लगभग है पाकिस्तान की, और 15-16 करोड़ जनसंख्या है बांग्लादेश की। 40 करोड़ मुसलमानों को ये लेंगे ही नहीं कभी भी जीवन में। तो उसकी घंटी बजा करके, उसका सपना दिखा करके, केवल उनको एक्सप्लॉइट करने का इनका सपना है। अगर इनकी ताकत है तो मैं कह रहा हूं, मैं सहयोग दूंगा इस वाले में। बनाइए अखंड भारत, वापस जोड़िए पाकिस्तान को, वापस जोड़िए बांग्लादेश को। यही तो कहते हो आप, अखंड भारत के रूप में। तो 40 करोड़ मुसलमान भी आ जाएगा, और फिर ये बिल में घुस जाएंगे अपने। ये डरते बहुत हैं, ये बड़े डरते, केवल बांट करके, ये एक दूसरे को लड़ा करके ही सत्ता के ऊपर काबिज होना चाहते हैं, ये इनका सपना है।
तो ये जो एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं या पार्टियों को तोड़ रहे हैं, अंत में देखो जनता को खड़ा होना पड़ेगा। इस विषय में जो राहुल गांधी ने रेसिस्टेंस की बात की है, वो बहुत महत्वपूर्ण बात की है कि जब फेयर लेवल प्लेइंग फील्ड है नहीं, तो किसी हालत में भी आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं। जनता चाहे आपके वोट में पक्ष में वोट दे या ना दे, तो इसको सरकार को हटाया नहीं जा सकता। ऐसा तंत्र ये बना देंगे जैसा पुतिन ने बनाया हुआ है। चुनाव होते हैं, 90% से ज्यादा वोट पुतिन को मिल जाता है, और 20-25 साल से ऐसा ही होता चला आ रहा है। तो ये भी यही चाहते हैं कि साहब हम ऐसी व्यवस्था क्रिएट करते हैं जिसमें पहले तो सारे लोगों को धर्म के नाम पे, जातियों के नाम पे अलग अलग कर दें, मजबूत जातियों के खिलाफ बाकी समाज को कर दें, सत्ता पे काबिज हो जाए, राष्ट्रवाद और धर्म की चाशनी पिला पिला करके जो है वोट लेते रहे जितनी भी मिले, और बाद में तो वोट लेने की जरूरत भी नहीं है, कुछ भी करो, पार्टी तोड़ो, बेशर्मी से कुछ भी किसी के सांसद विधायकों को ले जाओ रातों रात। पहले छुपके होती थी, अब तो खुलेआम इनके सांसद विरोधी पार्टियों के इनके घरों पे मिलते हैं और उसके बाद ज्वाइन कर लेते हैं। ना तो आपकी सुनवाई पार्लियामेंट में होगी, वहां आवाज नहीं उठाने दिया जाएगी, ना आप इलेक्शन कमीशन में जाएंगे, आपकी पार्टी को उन्हीं की पार्टी बना दिया जाएगा विपक्षियों की, और उसकी शिकायत लेके सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी इन्हीं के पक्ष में फैसला देगा। तो जनता जाए तो जाए कहाँ? तो जनता के लिए एक ही बात बची है, वो है रेसिस्टेंस का रास्ता। तो रेसिस्टेंस के लिए जनता को तैयार हो जाना चाहिए। और जाट भी धीरे धीरे अपना मन इस चीज की तरफ बना रहे हैं कि भैया हमें भी सिख धर्म की तरफ मूवमेंट अंत में करना पड़ेगा, हम क्यों बटके रहें। हमें जबरदस्ती हिंदू के नाम पर आप रखते भी हो और उसके बाद खुद ही 35 बनाम 1 कह रहे हो। जब खुद ही कह रहे हो यार जाट अलग है, तो भाई हम अलग ही जो हो जाते हैं, फिर हमें तकलीफ क्यों देते हो। और हमारा भैया ये ऑटोनोमस क्षेत्र जाटलैंड दे दो, और अगर उससे भी आगे तुम बढ़ते हो, तुम कहते हो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, फलाना करेंगे, ढिमका करेंगे, तो फिर हम भी आगे कुछ बढ़ने का काम कर देंगे। तो इस चीज के लिए जो इनकी आइडियोलॉजी है, अंत में हिटलर ने जैसे बर्बाद किया था जर्मनी को, ऐसे ही इस देश को बर्बाद कर देंगे। इसकी चेतावनी आपके माध्यम से सारे देश की जनता को चले जानी चाहिए। जी जी, बिल्कुल, महत्वपूर्ण बातें आप कह रहे हैं, अलग जाटलैंड की आप बात कह रहे हैं कि बहुत दिनों से ये मेरी माँग नहीं बल्कि जाटों की ये माँग रही है। और इसके अलावा भी आप बहुत सारी जो महत्वपूर्ण बातें आप यहाँ पर कह रहे हैं, वो चिंताजनक भी हैं और इसके साथ-साथ कई तरह के सवाल भी खड़े करती हैं। और ये तो हमें साफ तौर पर दिख ही रहा है कि फिलहाल इस देश में जो एक तरह का एक आइडियोलॉजिकल क्राइसिस है, वो सीधे तौर पर देखने के लिए मिल रहा है। यही वजह है कि जिन पार्टियों की कोई आइडियोलॉजिकल कोई सफाई नहीं रही, यानी कि वो कोई एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी पर नहीं खड़े हुए हैं, वो आप देखिए कि किस तरह से खत्म होती हुई नजर आ रही हैं। वही टिकेगा जो अपनी आइडियोलॉजी पर अडिग रहेगा। एक तरफ आप देखें कि राइट विंग की आइडियोलॉजी है, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि जो कांग्रेस है उसकी अपनी सेकुलरिज्म की और सबकी आइडियोलॉजी है। सवाल तो सोशलिस्ट और समाजवादियों को लेकर भी खड़े हो रहे हैं, वो किसी और दिन उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल पुष्पेन जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। 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 जी, धन्यवाद, शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी। नमस्कार।